हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ CMA हर्ष सोमपुरा। सो अब तक हमने जो फिनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर CMA फाउंडेशन के जो लेक्चर सीरीज हमने स्टार्ट किए, उसके अंदर हमने डेप्रिसिएशन के सारे सम्स कर लिए थे। मतलब इंट्रोडक्टरी पार्ट, मॉड्यूल के सम्स वाला पार्ट सब कुछ खत्म कर दिया था। अब हमारा लास्ट पोर्शन जो बचा है वो दैट इज MCQs एंड FAQs जो है फटाफट से कंप्लीट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा एक छोटा सा बेड डेट रिजर्व वाला जो एक टॉपिक है वो बाकी रहेगा। उसके बाद हम सेकंड चैप्टर पे मूव ऑन करेंगे और फिर छोटा चैप्टर है। ये सारे जो बेसिक थे ना, वो फंडामेंटल वाली चीज जो थी ना, उसमें टाइम ज्यादा लगा, आई नो। पर वही जो मेन अकाउंटिंग है वो वही है। अगर वो सारी चीज आ गई तो आपको सारी चीजें समझ आना चालू हो जाएगा। ठीक है, इट्स अ रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि ये वीडियोस डेफिनेटली हेल्प करेंगे। क्योंकि ये सारे MCQs और सारी चीज कवर कर रहा हूँ और सब कुछ जितना मॉड्यूल से पूछ सकते हैं वो लोग, जितना हेल्प मैं कर सकता हूँ वो सारी चीज मैं करूंगा फ्रॉम माई साइड। ठीक है, थैंक यू सो मच। इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारी स्टडीज। तो हमारा डेप्रिसिएशन वाला जो चैप्टर है, डेप्रिसिएशन के MCQs 85 नंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। डेप्रिसिएशन वाले जो MCQs है वो 85 नंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। चलो, पहली चीज है, उन्होंने बोला है डेप्रिसिएशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ। डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन असेट वैल्यूएशन तो नहीं है। एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ असेट्स ओवर द पीरियड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। डेप्रिसिएशन क्या है? एलोकेशन क्या है? कॉस्ट ऑफ द असेट्स ओवर द पीरियड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। डेप्रिसिएशन क्या करता है? एक असेट की जो वैल्यू है उसको इसके यूजफुल लाइफ में क्या कर देता है? डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। वही तो है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमने अभी पढ़ा था कि 10 साल तक हमारा एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है, तो 10 साल में वो एसेट के कॉस्ट को हम क्या कर देते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इसी वजह से इसका आंसर क्या आएगा सर? बी वुड बी इट्स आंसर। देखो, आंसर सिर्फ लॉजिकली अगर आप ये सारे MCQs भी पढ़ के चले जाओगे ना, तो भी आप याद करोगे कि हाँ सर एग्जाम में ऐसे ही आए थे। ठीक है, in case the depreciable assets are revalued, the provision of depreciation is based on। depreciation assets are revalue होता है। provision of provision किसके ऊपर बेस्ड होता है? मार्केट वैल्यू के ऊपर बेस्ड होता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर बेस्ड होता है, डेप्रिशिएबल एसेट के ऊपर बेस्ड होता है, द रिवैल्यूड अमाउंट ओवर द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। देखो किसके ऊपर बेस्ड हो सकता है? द रिवैल्यूड अमाउंट। देखो बट ऑब्वियस है कि डेप्रिसिएशन अगर आप रिवैल्यू करते हो ना, देखो ये आपके सिलेबस के बाहर का है क्योंकि ये नहीं पूछना चाहिए उनको, पर फिर भी आपको मैं बता देता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि आपकी कॉस्ट है 50,000 रुपए। ठीक है, मान लो कि आपकी कॉस्ट है 50,000 रुपए, लेकिन मार्केट में आपकी जो एसेट है ना उसकी वैल्यू 60,000 हो गई मार्केट में। हालांकि हम तो हिस्टोरिकल कॉस्ट फॉलो करते हैं, आपको ये मेथड नहीं है, पर फिर भी उन्होंने पूछ लिया है तो बता देता हूँ कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस आंसर। 50,000 रुपए का कॉस्ट है, अगर मार्केट में उसकी वैल्यू 50,000 से होके 60,000 चली गई, 50,000 से होके 60,000 चली गई, तो आप क्या करोगे? आप 60,000 रुपए कर दोगे, आपकी वैल्यू 10,000 रुपए इंक्रीज कर दोगे। आपकी वैल्यू रिवैल्यू बोलते हैं उसको, उसको रिवैल्यू कर दिया आपने। अब आपका डेप्रिसिएशन जो करोगे वो किसके ऊपर करोगे? 60,000 के ऊपर करोगे। तो इसको क्या बोलते हैं? रिवैल्यूड अमाउंट। इसको बोलते हैं रिवैल्यूड अमाउंट। तो ये रहा द अमाउंट रिवैल्यूड ओवर द एस्टिमेट ऑफ द रिमेनिंग, तो ये इसको बोलते हैं रिमेन्यू। डन है। फिर उसके बाद बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरनल कॉस्ट फॉर डेप्रिसिएशन। इंटरनल कॉस्ट कौन सा होता है? वियर एंड टियर होता है, डेप्लीशन एंड एग्जॉस्शन, ये दोनों वियर एंड टियर। सिंपल है, ये दोनों इंटरनल कॉस्ट है। हम इंटरनल कॉस्ट में हमने सीखा था, ये मैंने नोट में भी बता दिया था। ठीक है, तो ये इंटरनल कॉस्ट दोनों दोनों चीज हमारी इंटरनल कॉस्ट है। थियरी एक बार ही पढ़ लोगे जो मैंने बताई है, आराम से आ जाएगा सब कुछ। विच आर द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन प्रिस्क्राइब्ड बाय द इनकम टैक्स एक्ट। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना ही चाहिए। देखो इनकम टैक्स एक्ट ने, ये आपको नहीं था, इनकम टैक्स एक्ट ने ये सी इक्वल इंस्टॉलमेंट मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ये दोनों मेथड को फॉलो किया उन्होंने। सी वाला आंसर है, ये याद रख के जाना, आपको MCQ एग्जाम में आएगा तो आपको ये पता ही होना चाहिए कि इक्वल इंस्टॉलमेंट मतलब स्ट्रेट लाइन एंड WDV को ही उन्होंने बोला है। डेप्रिसिएशन इज नॉट प्रोवाइडेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट। कौन सी एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन प्रोवाइड नहीं होगा? ऑलरेडी पता है, लैंड के ऊपर प्रोवाइड नहीं होता, लैंड की वैल्यू अपग्रेड होती है। बाकी सारी एसेट देख लो, सारी एसेट देख लो। देखो हालांकि आंसर में जिस हिसाब से MCQ दिया है तो बोथ आएगा, बी एंड सी। हालांकि आंसर दो दो चीजों में आएगा, बता देता हूं क्यों। देखो गुडविल के ऊपर डेप्रिसिएशन होता है, मतलब अमोर्टाइजेशन तो होता ही है ना, अमोर्टाइजेशन होता है मतलब डेप्रिशिएट हुआ ना उसकी वैल्यू। लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं होता। इन्वेंटरी क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर कभी हम डेप्रिसिएशन करते हैं? नहीं करते सर। तो इसी वजह से आंसर वुड बी बी एंड सी। बी एंड सी दोनों आंसर रहेंगे आपके। ओके, बी एंड सी वुड बी योर आंसर। जस्ट अ सेकंड, बी एंड सी वुड बी योर आंसर। आगे बढ़ते हैं। ऑब्सोलेशन मींस डिक्लाइन इन द वैल्यू
ड्यू टू इनोवेशन एंड इन्वेंशन। मैंने बताया था ऑब्सोलेट कब हो जाती है, ये रीजन के साथ बताया था जब मैंने थियरी बताई थी इंट्रोडक्टरी लेक्चर में, कि ऑब्सोलेशन कब हो जाता है, जब मार्केट में आपसे ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी आ जाती है, तो इन दैट सिनेरियो आपका जो एसेट है वो क्या हो जाता है, यूजफुल नहीं रहता, तो वो ऑब्सोलेट हो जाता है, नाकाम हो जाता है। इसी वजह से वो इनोवेशन एंड इन्वेंशन की वजह से ये चीज होती है। द डेप्रिसिएशन इज अकाउंट इज क्लोज एट द एंड ऑफ द ईयर, ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। ये तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि डेप्रिसिएशन अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर आपको क्या करना होता है, ट्रांसफर करना होता है, पीएनएल अकाउंट में क्लोज कर देते हो आप, वही चीज पूछी उन्होंने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटर्नल कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। एक्सटर्नल कॉज कौन से होते हैं, देखो ऑब्सोलेशन एक्सटर्नल कॉज है, टाइम एलिमेंट नहीं है, टाइम एलिमेंट, एबनॉर्मल अकरेंस। अब देखा जाए तो एबनॉर्मल कॉज कौन सा है, एबनॉर्मल, ये ऑब्सोलेशन ही आपका कौन सा है, एक्सटर्नल कॉज है, देखा जाए तो थोड़ा ध्यान से देखना। हाँ, टाइम एलिमेंट क्या है, टाइम एलिमेंट तो सर इंटरनल कॉज हुआ ना, जितना टाइम आप यूज करोगे, हो गया एबनॉर्मल अकरेंस, ये भी क्या हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम आगे जाते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज एन एग्जांपल ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये भी याद रखना। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आप बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखते हो, तो ये थोड़ा याद रखना, इट इज कंसिडर्ड एज अ लायबिलिटी, इट इज कंसिडर्ड एज अ लायबिलिटी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो लायबिलिटी साइड लिखते हो, इसी वजह से वो लायबिलिटी साइड में आता है। अब ये इंपॉर्टेंट वाला है, ये इंपॉर्टेंट है, ओके। देख लो क्या बोला है, परचेज प्राइस ऑफ मशीन 8,90,000, फ्रेट एंड कार्टेज 7,000, इंस्टॉलेशन चार्जेस 30,000, इंश्योरेंस चार्जेस 20,000। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। मैंने आपको जब भी इंट्रोडक्शन दिया था तब मैंने ये बोला था कि कॉस्ट ऑफ असेट जब आप कैपिटलाइज करो, खर्चे के अंदर खर्चा, खर्चे के बाद जो मशीन खर्चे मतलब एसेट परचेस करने के बाद जो उसके बाद इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर जो ऐड करते हो ना, उसके अंदर इंश्योरेंस वाले खर्चे नहीं आते, रिकरिंग वाले खर्चे नहीं आते। इंश्योरेंस वाला जो खर्चा है वो रिकरिंग है, इसी वजह से इसके अंदर ऐड नहीं होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 8,90,000 प्लस 7,000 प्लस 30,000, ये 9,27,000 ही हमें कंसिडर करना है। ये 20,000 विल नॉट बी एडेड टू योर कॉस्ट ऑफ असेट, ठीक है। तो मैं 9,27,000 मैं कंसिडर करूंगा, मैंने ये तीन चीजों को ऐड किया, ये और ये, क्यों इंश्योरेंस को ऐड नहीं करूंगा। अब -40,000 आपको करना पड़ेगा, एंड रेसिडुअल वैल्यू है 40,000, एंड बोला है उन्होंने कि 5 साल का यूजफुल लाइफ है। देखो ये इन्फॉर्मेशन दी है, मतलब उन्होंने बोली दिया कि स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से डेप्रिसिएशन करो। तो हमें क्या करना है, 9,20,000 कैसे लेके आया वो मैंने बता दिया, -40,000 डिवाइडेड बाई 5 करोगे तो क्या आ जाएगा, 9,27,000 -40,000 डिवाइडेड बाई 5, दैट वुड बी 1,77,400, 1,77,400, ए वुड बी योर आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन ऑफ अ 10-year लीज इज बेस्ट डन ऑन द मेथड। देखो लीज में इतना याद रख लेना, नॉर्मली मैं बता रहा हूँ, लीज में स्ट्रेट लाइन मेथड ही नॉर्मली यूज होती है, नॉर्मली, ओके। तो ये बेस्ट डन होता है अगर आपको पहले से पता है कि आपकी एस्टिमेटेड लाइफ कितने साल है, तो फिर स्ट्रेट लाइन मेथड ही आप यूज करो, बेस्ट रहेगा। आपको अगर पहले से ही पता है कि आपकी एसेट कितने साल तक यूज होने वाली है, तो स्ट्रेट लाइन मेथड ही यूज करो, दैट वुड बी द बेस्ट थिंग। फिर उसके बाद ओरिजिनल कॉस्ट इज 1,50,000, रेसिडुअल वैल्यू इज 10,000 एंड डेप्रिसिएशन फॉर द थर्ड ईयर 10% पर एनम अंडर डब्ल्यूडीवी मेथड। देखो एकदम सिंपल बता रहा हूँ, डब्ल्यूडीवी मेथड में आपको रेसिडुअल वैल्यू माइनस करने की कोई जरूरत नहीं है, डब्ल्यूडीवी में आपको रेसिडुअल वैल्यू माइनस करने की जरूरत नहीं है। 1,50,000 के ऊपर उन्होंने थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन पूछा है, थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन कैसे आएगा, पहले साल का डेप्रिसिएशन अगर मैं निकालू मल्टीप्लाई बाई 10%, तो 15,000 आएगा, माइनस इज इक्वल टू करूंगा तो 1,35,000 सेकेंड ईयर का ओपनिंग आएगा, मल्टीप्लाई बाय 10% करूंगा तो 13,500, माइनस इज इक्वल टू करूंगा 1,21,500 जो है वो आपका थर्ड ईयर का ओपनिंग बैलेंस होगा, उसके ऊपर मैं डेप्रिसिएशन करूंगा मल्टीप्लाई बाय 10%। ये सेम सम हमने किया था, 12,150 वुड बी योर आंसर। तीसरे साल का डेप्रिसिएशन करना है और कुछ नहीं। अगर उन्होंने पूछा है कि थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन, तो थर्ड ईयर का ही डेप्रिसिएशन करना है आपको, ठीक है। और वो भी डब्ल्यूडीवी के हिसाब से बोला है, तो डब्ल्यूडीवी के हिसाब से ही करना पड़ेगा। दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट थिंग। 97 फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स द डिप्लीशन मेथड किसके ऊपर होता है, वेस्टिंग एसेट्स माइंस, उसके ऊपर होता है। ये ऑलरेडी मैं थ्योरी में बता चुका हूँ, बहुत अच्छे से बता चुका हूँ, ओके। वैल्यू ऑफ एन एसेट आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम हिस्टोरिकल कॉस्ट इज नोन एज। देखो कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दे तो वो क्या क्या मिलता है, वो हमें बुक वैल्यू मिलती है, रिटर्न डाउन वैल्यू मिलती है, ठीक है। बुक वैल्यू या रिटर्न डाउन वैल्यू, ये दोनों में से एक बोल सकते हो आप। तो यहाँ पे बुक वैल्यू दिया है तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज बुक वैल्यू। फेयर वैल्यू कभी नहीं आ सकता, मार्केट वैल्यू कभी नहीं आ सकता, नेट रियलाइजेबल वैल्यू भी नहीं आ सकता, बुक वैल्यू ही आ सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। इफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन इज 1 लाख,
लाइफ 5 साल है, रेसिडुअल वैल्यू 2000, इफ द डेप्रिसिएशन फॉर 4th ईयर एज पर एसएलएम इज 19,600, देन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। देखो भाई, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का एकदम सिंपल फॉर्मूला है, मैंने बताया है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे करते हैं? डेप्रिसिएशन न्यूमरेटर में लिखो सर, डिवाइडेड बाय कॉस्ट कितना है 1 लाख रुपीज, तो 1 लाख रुपीज डिवाइड में लिख दो, मल्टीप्लाई बाय 100। कर सकते हो ये चीज, मैंने बताया था ये चीज। ओके देखो, तो 19,600 इंटू 100 डिवाइड बाय 1 लाख करेंगे तो 19.6। अब देखो, ऐसा आपको एग्जामिनेशन में हो सकता है इसका आंसर 19.6 आ रहा है। ओके ये इसका आंसर 19.6 आ रहा है, पर इसके नजदीक कौन सी चीज है? 19.6 के नजदीक कौन सा नंबर है? 20। तो दिस शुड बी योर आंसर। ऐसा एग्जाम में हो सकता है, तो उसके नजदीक जो भी परसेंटेज होगा वो आपको ले लेना है। ओके ऐसा मत डरना मत सर, आप बोलो सर 19 दिखा तो और 20 दिखा तो, इतना नहीं देंगे वो। डोंट वरी, डोंट वरी, वो 20 ही देंगे या तो 19 देंगे, दूसरे डिजिट जो होंगे वो दूर के देंगे। ठीक है, डोंट वरी, इतना भी वो लोग नहीं कर सकते, वो लोगों को सोच के पेपर बनाना होता है। डन है, दिस शुड बी योर आंसर। डन, चलो आगे बढ़े हम लोग। चलो सारे हमारे एमसीक्यूज हो गए, अब हम आते हैं सीधा सीधा ट्रू एंड फॉल्स के ऊपर। ट्रू फॉल्स में हमारे एमसीक्यू स्टार्ट होते हैं 64 नहीं 63 के ऊपर से। 63 से हमारे एमसीक्यूज स्टार्ट हो रहे हैं, तो 63 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या बोला है? In case of mineral resources, depreciation is not provided, but depletion is charged. True. ऑलरेडी बोला ना, मिनरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं उसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं आता, डिप्लीशन आता है। तो वो ऑलरेडी पता है, तो सर ट्रू ही आएगा। ऑलरेडी हमें पता है ये चीज, तो सर आपने ऑलरेडी हमें सिखा चुके हो आप। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। फिर उन्होंने बोला है अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड द कॉस्ट ऑफ द एसेट रिटर्न ऑफ इन इक्वल प्रपोर्शन ड्यूरिंग इट्स इकोनॉमिक लाइफ। स्ट्रेट लाइन मेथड में कॉस्ट ऑफ एसेट जो है इक्वल प्रपोर्शन में जाता है। इफ यस तो ट्रू। स्ट्रेट लाइन मेथड है तो हम इक्वली डेप्रिसिएशन को बांट देते हैं ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, इक्वली बांट देंगे। 10 लाख है तो 10 लाख को 10 में बांट दो, सिंपल एसेट। ओके डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स एंड इट इज नॉट चार्ज्ड ऑन एनी करंट एसेट। डेप्रिसिएशन जो है वो किसके ऊपर चार्ज होती है? टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर। हाँ, करंट एसेट्स के ऊपर तो चार्ज होती नहीं है, मतलब ये ट्रू है, ये ट्रू है कि टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, इंटेंजिबल के ऊपर अमोर्टाइजेशन चार्ज होता है, और नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं उसके ऊपर डिप्लीशन चार्ज होता है। डेप्रिसिएशन इज द प्रोसेस ऑफ एलोकेशन एंड नॉट ऑफ वैल्यूएशन, बट ऑब्वियसली इट इज अ ट्रू थिंग। डेप्रिसिएशन क्या करते हैं? हम खर्चे को एलोकेट करते हैं ना थ्रू आउट इट्स यूजफुल लाइफ। वैल्यूएशन थोड़ी करते हैं हम लोग, वैल्यूएशन नहीं करते। अगेन ट्रू। देखो उसके बाद क्या बोला उन्होंने? असेट परचेज 25,000 का असेट परचेज किया, डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड एनुअली अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड यूजफुल लाइफ of the asset is 10 years, scrap value is 5,000, the rate of depreciation is 10,000, 10%। देखो यहाँ पे सारी चीज दे दी है, सारी चीजें दे दी है, तो हमें क्या करना है? चेक करना है कि ये इंफॉर्मेशन सही है कि नहीं है, ये इंफॉर्मेशन सही है कि नहीं है। तो हम सिंपल सिंपल क्या करते हैं? हम क्या करते हैं, देखो रेट 10% है ना, तो रेट जो भी है रेट को हम कंसिडर कर लेते हैं। रेट 10% है तो हम क्या करेंगे? रेट 10% है तो 10% ले लेते हैं। चेक कर लेते हैं कि क्या ये रेट 10% है। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं सर? हम क्या करेंगे? सिंपल सिंपल डेप्रिसिएशन जो है, डेप्रिसिएशन कितना है एन्युअली? उन्होंने बोला है कि स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से चार्ज करते हो आप, है तो डेप्रिसिएशन एन्युअली हम निकाल देते हैं। तो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या होगा? कॉस्ट, मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ 25,000 का कॉस्ट है, माइनस स्क्रैप वैल्यू कितनी है सर? 5,000 रुपए का स्क्रैप वैल्यू है, माइनस कर दो, डिवाइडेड बाय कितने? 10 ईयर्स है, मतलब 2,000 रुपए का डेप्रिसिएशन है 25,000 में से 5,000 माइनस होगा, डिवाइड बाय 10, तो 2,000 रुपए का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। अब हमें ये चेक करना है कि रेट क्या 10% है। कर लेते हैं रेट। देखो रेट कैसे करेंगे? 2,000 डिवाइडेड बाय कॉस्ट। कॉस्ट मैंने बोला था कि कैपिटलाइज, ये कॉस्ट मतलब 25,000 रुपए डिवाइड बाय लेने हैं, डिवाइड में 25,000 रुपए लेने हैं, तो डिवाइड बाय 25,000 रुपए मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये 2,000 डिवाइडेड बाई 25,000 इंटू 100 करेंगे अगर, तो 8% आएगा, 8% आएगा। तो ये 8% है, 10% नहीं है, मतलब ये फॉल्स है। हमने ये चेक कर लिया, उनके हिसाब से हमने चेक किया, तो ये फॉल्स आया। ओके चलो फिर उसके बाद, इफ द रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द मशीन ऑन 1/1/2021 इज 9,72,000, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द मशीन ऑन 1/1/2019? If the method is RBM,
एंड द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10%, द वैल्यू ऑफ 119/2019 इज 12 लाख। देखो इसके दो तरीके बता दो, क्या है क्या वो मैं बताता हूँ। उन्होंने बोला कि आपकी मशीनरी की वैल्यू 1/1/2021 के दिन 9,72,000 है, उसको आपने परचेज कब किया था? 1/1/2019। 1/1/2019 की वैल्यू क्या होगी वो बताओ। मतलब आप 1/1/2019 से यूज करते करते 1/1/2021 तक आ चुके हो। उन्होंने बोला उल्टा जाओ और 1/1/2019 में इसकी वैल्यू क्या थी वो हमें बताओ। इफ द मेथड इज आरबीएम मतलब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है अगर, एंड द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10%, रेट कितना है? 10% है। द वैल्यू ऑफ 1/1/2019 इज 12 है। उन्होंने बोल ही दिया कि क्या 1/1/2019 की वैल्यू क्या 12 लाख है? अगर है तो ट्रू बोलो, अगर नहीं है तो फॉल्स बोलो। देखो चेक कैसे कर सकते हैं, एकदम सिंपल है। उन्होंने ही 1/1/2019 की वैल्यू 12 लाख दे दी है, तो हम चेक तो कर सकते हैं ना। देखो 1/1/2019 की वैल्यू उन्होंने ही सर 12 लाख रुपए दे दी है। जस्ट अ सेकेंड, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ देखो हो गया। अब यहाँ पे बताता हूँ, उन्होंने ही बोल दिया कि 1/1/2019 के दिन आपकी वैल्यू क्या है। 1/1/2019 के दिन उन्होंने बोला कि सर 12 लाख रुपए की वैल्यू है आपकी, ठीक है। 12 लाख रुपए की वैल्यू है हमारे हिसाब से, तो पहले साल का डेप्रिसिएशन करें, कितना परसेंटेज है सर? उन्होंने बोल दिया कि सर 10% के हिसाब से जाओ, तो 10% में माइनस करो तो कितना हो जाएगा? 1,20,000। तो 10% माइनस करते हैं, 12 लाख माइनस 10%, तो 10,80,000 रुपए। 1/1/2020 लेस डेप्रिसिएशन अगेन 10% इंटू 10%, कितना होगा? 1,08,000 रुपीज का अगेन डेप्रिसिएशन होगा, माइनस इज इक्वल टू करेंगे तो 9,72,000 आएगा। ये कौन से दिन की WDV होगी? 1/1/2019, 1/1/2021 की। देख लो, मतलब 1/1/2021 के दिन 9,72,000 का ही वैल्यू है। उन्होंने बोला था कि हाँ 1/1/2021 के दिन 9,72,000 का ही वैल्यू है, और वही चीज की वैल्यू कॉस्ट 12 लाख थी 1/1/2019 के दिन। ये तो यहां से भी हो सकता है ट्रू, पर व्हाट इफ उन्होंने ये नहीं दिया हो और आपको बोले कि 1/1/2019 के दिन की आपको कॉस्ट बताओ, क्या 1/1/2019 के दिन का कॉस्ट हमें बताओ, तो क्या होगा? आपको क्या करना है, कॉस्ट को हमेशा 100 ले लेना। मतलब 1/1/2019 के दिन मैं 100 ले लेता हूं, क्यों? क्योंकि 1/1/2019 के दिन का मुझे कॉस्ट चाहिए, तो उसको मैंने 100 अज्यूम कर लिया। पहले साल का डेप्रिसिएशन 10% के हिसाब से 10 होगा, तो 1/1/2020 के दिन 90 हो जाएगा वो चीज। फिर उसके बाद लेस डेप्रिसिएशन करूंगा दूसरे साल का, अगेन 10%, तो 9 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा? 81। 1/1/2021 के दिन 81 वुड बी योर एसेट है, 81 वुड बी योर एसेट। अब उसके सामने 81 है, 81 हमें दिया हुआ है 9,72,000। देख लो 1/1/2021 का उन्होंने ही हमें प्रोवाइड कर दिया कि 9,72,000 है, तो उल्टा जा सकते हो आप कि 81 के सामने 9,72,000, तो 100 के सामने कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 9,72,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 81, तो आपका 12 लाख रुपए आ जाएगा अगर कैलसी पे आप करोगे तो। डन है। इस तरह से भी आप कर सकते हो, ये ऑलरेडी मैंने डेप्रिसिएशन में अच्छे से बताया था। आई होप सो इट इज क्लियर टू यू। तो इसी वजह से हमने ट्रू लिख दिया वहां पे कि आपका आंसर सही है। अंडर द आरबीएम ऑफ डेप्रिसिएशन द वैल्यू ऑफ मशीनरी नेवर कम्स टू जीरो। हाँ, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में आपके एसेट की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होती है। देखो कितना भी आप डेप्रिसिएशन करते जाओ, जीरो में पॉइंट में भी आंसर आएगा। इसी वजह से रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में कभी भी आपकी वैल्यू जो है वो जीरो नहीं होती। लेकिन एसएलएम में आपकी डेप्रिशिएबल वैल्यू ऑफ मशीन कम्स टू जीरो। देखो एसएलएम में क्या होता है कि आप पूरे 10 साल के अंदर 10 साल जैसे ही खत्म होंगे ना, तो आपकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? ट्रू बोलेंगे कि दोनों आपका स्टेटमेंट पूरा सही है। फिर उसके बाद ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन 2,52,000, सेल्वेज 12,000, डेप्रिसिएशन फॉर सेकंड ईयर एट 10% अंडर WDV इज 21,600। देखो WDV के हिसाब से बोला है कि 10% के हिसाब से 21,600 है क्या? देखो ये फॉल्स है आंसर। कैसे बताता हूँ, देखो WDV में मैंने बताया था सीधा परसेंटेज ही हमें लेना होता है। SL
स्ट्रेट लाइन मेथड हमें मतलब स्क्रैप वैल्यू माइनस करने की हमें जरूरत होती ही नहीं है, सीधा सीधा आपको ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर ही डेप्रिसिएशन करना होता है। तो 2,52,000 के ऊपर सीधा सीधा आपको क्या करना है, 10% करो। 2,52,000 के ऊपर 10% करोगे तो 25,200 आएगा, माइनस इज इक्वल टू करो तो दूसरे साल की ओपनिंग डब्ल्यूडीवी आएगी, दैट इज 2,26,800 मल्टीप्लाई बाय 10% करोगे तो 22,680 रुपए आपका आएगा सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन। तो ये आपका फॉल्स है आंसर, ये ट्रू आंसर नहीं है, दिस इज इंपॉर्टेंट। उन्होंने क्या किया है मैं आपको चेक करके बता देता हूं, उन्होंने ट्रू दिया है, उन्होंने क्या किया 252 में से 12,000 लेस किया, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर परसेंटेज दिए है डब्ल्यूडीवी के अंदर सीधा सीधा आपको कॉस्ट पे ही परसेंटेज लगाने हैं, उन्होंने गलत आंसर दिया, पहले ही बता देता हूँ। 71 the portion of acquisition of cost of the assets yet to be allocated is known as written down value, but obvious है ना। देखो पोर्शन ऑफ अनअलोकेटेड एक्विजिशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट, मतलब देखो यहाँ पे आपको एग्जांपल बता दूं, जो जो लिखा है ना ये उससे ही बताता हूँ। ये 12 लाख रुपीज में सपोज आपने एसेट को परचेस किया, ठीक है, अभी तक आपने 2 साल डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद अभी आपकी वैल्यू ये 9,72,000 है, करेंटली आपकी वैल्यू ये है। ओके, उन्होंने क्या बोला है कि पोर्शन ऑफ the portion of acquisition of cost of assets yet to be allocated is to be known, yet to be allocated मतलब अभी तक वो depreciation से allocate हुआ नहीं है, अभी तक उसके ऊपर depreciation लगा नहीं है। तो ये जो depreciation नहीं लगा है वो कौन सी वैल्यू है अभी तक, 9,72,000। तो ये जो 9,72,000 है वो क्या है, WDV है, इसको रिटर्न डाउन वैल्यू बोल सकते हैं, यस, तो इसी वजह से इसको रिटर्न डाउन वैल्यू बोलते हैं। डन। द पोर्शन, उसके बाद द पोर्शन ऑफ एक्विजिशन सॉरी अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड डेप्रिसिएशन डिक्रीजेस एवरी ईयर। हाँ, डिमिनिशिंग बैलेंस के अंदर क्या होता है, डेप्रिसिएशन जो है, डेप्रिसिएशन जो है वो डेप्रिसिएशन जो है वो डिमिनिशिंग होता है, डिक्रीज होता है, इसी वजह से इसको ट्रू लिखेंगे। हर साल डेप्रिसिएशन डिक्रीज होता है, देखो देखना हो तो देख लो, यहाँ पे ही देख लो, 100 रुपए का मशीन था, पहले साल 10 रुपए है, दूसरे साल 9 रुपए, डिक्रीज हुआ, तो एवरी ईयर डिक्रीज होता है। डन है। चलो उसके बाद क्या बोला है उन्होंने, उसके बाद जल्दी से जाते हैं हम फिलिंग द ब्लैंक्स के ऊपर। देखो फिलिंग द ब्लैंक्स यहाँ पे आता है 82। देखो फिलिंग द ब्लैंक्स हालांकि बहुत ही वियर्ड तरीके की फिलिंग द ब्लैंक्स आदि होती है, बहुत बड़े बड़े आंसर्स होते हैं, तो आपको तो एमसीक्यू आने वाले, तो इतनी ज्यादा दिक्कत और डरने की जरूरत नहीं है। 82 से स्टार्ट करते हैं। डेप्रिसिएशन मीन्स, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, देखो ग्रेजुअल सिस्टमेटिक रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट, यही बताया था मैंने, ठीक है, तो पूरा लिख नहीं रहा हूँ, पर ठीक है, इफ पॉसिबल तो मैं लिख दूंगा, अगर जो छोटे छोटे आंसर होंगे वो लिख दूंगा। तो डिप्रिसिएशन का मतलब क्या है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट, सिस्टमेटिक रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट, ये भी लिख सकते हो। अमोर्टाइजेशन मींस क्या होता है, अमोर्टाइजेशन मतलब क्या कि डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल असेट, इंटेंजिबल असेट प्रोपोर्शनल डिक्रीज या डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल असेट, इंटेंजिबल डिक्रीज होता है उसकी वैल्यू। डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या है, वो एक नॉमिनल अकाउंट है। डेप्रिसिएशन क्या है, एक नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है क्योंकि खर्चा है ना, इसीलिए उसको बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। खाली 85 डैश इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करके जाना पड़ेगा। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हमेशा प्रोविजन होता है, प्रोविजन जो होता है वो हमेशा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, ठीक है, प्रोविजन हमेशा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। The amount of depreciation charged on machinery will be debited to dash account. The amount of depreciation charged on machinery will be debited to depreciation account. सिंपल है, हमारी एंट्री देखो, हमारी जर्नल एंट्री मैंने जो सिखाई थी क्या थी, डेप्रिसिएशन की एंट्री, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, डेप्रिसिएशन टू एसेट, तो डेबिट किस पे होता है, डेप्रिसिएशन में होता है सर। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी इज, प्रॉफिट कहां पे जाता है सर, क्रेडिट पे जाता है, प्रॉफिट पीएनएल की क्रेडिट पे जाता है, प्रॉफिट हमेशा पीएनएल की क्रेडिट पे जाता है। The amount charged on depreciation is declines in WDV method. WDV मेथड के अंदर हमेशा आपका डेप्रिसिएशन का वैल्यू डिक्रीज होता है, अभी ट्रू फॉल्स में हम करके आए। फॉर्मूला टू कैलकुलेट द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस, देखो डिमिनिशिंग बैलेंस के अंदर आपको जो फॉर्मूला है वो मैं बता देता हूँ वापस, 1 माइनस अंडर रूट एन, ऊपर लिखना है रेसिडुअल वैल्यू अपॉन नीचे कॉस्ट, सिंपल एज दैट, ये आपकी वैल्यू है 1 माइनस अंडर रूट एन रेसिडुअल वैल्यू अपॉन कॉस्ट। डेप्रीशिएशन इज अ डैश आइटम, कौन सी आइटम है ये, नॉन कैश आइटम है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर नॉन कैश चीजें आती है, नॉन कैश आइटम आती है ये। ऑब्सोलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन एसेट इज कॉज्ड बाय टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, देखो ऑब्सोलेशन में ऑलरेडी बता चुका हूं किसकी वजह से होता है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से होता है, क्योंकि बाहर अगर आपकी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाती है तो फिर इन दैट सिनेरियो आप ऑब्सोलेट हो जाते हैं आपकी एसेट।
In case of downward revaluation of an asset which is for the first time revalued, the account debited is downward revaluation. डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन मतलब सिंपल बोलूं ना, ये आपके सिलेबस के बाहर का है, फिर भी बता देता हूँ. डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन मतलब असेट की वैल्यू कम करना. अगर असेट की वैल्यू आपको कम करना है ना, तो असेट क्रेडिट हो जाता है. असेट की वैल्यू कम करना है तो एसेट क्रेडिट हो जाता है, तो डेबिट होता है पीएनएल अकाउंट. आप सिर्फ एक बार याद रख सकते हो ये चीज, क्योंकि आपके लिए ये नई चीज है, पर फिर भी मैं बता देता हूँ. डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन मतलब असेट की वैल्यू कम करना. असेट की वैल्यू कम करना मतलब असेट को क्रेडिट करो तो डेबिट पे पीएनएल करो. अगर असेट की वैल्यू इंक्रीज करनी है तो असेट को डेबिट करो और पीएनएल को क्रेडिट करो. ये चीज उन्होंने पूछी. 93 डैश इज एन एक्सपेंस अक्रूइंग फ्रॉम यूज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. बट ऑब्वियस है, आप ही सोचो डेप्रिसिएशन यूज करते करते डेप्रिसिएशन होता है, तो यहाँ पे आंसर डेप्रिसिएशन ही आने वाला है कि यूज करते करते जो डेप्रिसिएशन होता है फिक्स्ड एसेट्स का, वो डेप्रिसिएशन बोलते हैं. और प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन ऑन हैंड टूल्स द अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन. देखो हैंड टूल्स का मतलब क्या होता है, ये अगेन ये जो है ना आपके बाहर की चीज है, पर ठीक है. देखो हैंड टूल्स ऐसी चीज है ना, हैंड टूल्स मार्केट में उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, इसी वजह से इसको रिवैल्यूएशन मेथड में जाते हैं. ये हालांकि आपको दे दिया है, पर ये मेथड है नहीं डेप्रिसिएशन का, पर फिर भी आपको एक बार ये थ्योरेटिकली याद रख लेना है कि अगर हैंड टूल्स आ जाए, हैंड टूल्स आ जाए अगर उसकी मेथड क्या है, तो रिवैल्यूएशन मेथड उसके अंदर फॉलो करेंगे. 95 इन डैश मेथड फिजिकल वेयर एंड टेयर आर मोर इंपॉर्टेंट देन इकोनॉमिक ऑब्सोलेशन. देखो 95 है, स्ट्रेट लाइन मेथड में फिजिकल वेयर एंड टेयर बहुत इंपॉर्टेंट है. हाँ, कितना फिजिकल वेयर एंड टेयर, क्योंकि आपको एस्टिमेट लेना पड़ता है ना कि कितने साल तक ये चलेगी, इसी वजह से फिजिकल वेयर एंड टेयर बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक ऑब्सोलेशन के सामने. स्ट्रेट लाइन मेथड एसएलएम में, एसएलएम ओके, एसएलएम आंसर होगा, इसका आंसर एसएलएम होगा 95 का स्ट्रेट लाइन मेथड. फिर 96 देखते हैं. 96 देखते हैं. 96 क्या है, फॉर्मूला टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड. अरे एकदम इजी, मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ. स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, एस्टिमेटेड लाइफ. ओके, ये होता है. ये सारी चीज हो गई, ये सब कुछ हो गया, दैट्स इट. ये आपका डेप्रिसिएशन पूरा हो चुका है. अब हम बैड डेट एंड बैड डेट रिजर्व पे जाएंगे. आई होप सो यू लाइक दिस लेक्चर. अगर आपको ये लेक्चर अच्छे लग रहा है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड रेगुलरली लेक्चर देखते रहिए और नॉलेज गेन करते रहिए. जितना हो सकेगा मैं तो पूरा सिलेबस पूरा ही करने की कोशिश करूंगा, पूरा होगा ही होगा, रिविजन भी करेंगे, बहुत अच्छे से गाइड करूंगा. ठीक है, थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग मी गाइस.